ओके, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। स्वागत है आप सभी का नॉर्थ ईस्ट पीएससी में। तो मैं गौरव सर आपका करंट अफेयर सेशन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप मेरे साथ साथ फॉलो कीजिए। हम कुछ कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट। ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। ये जनवरी 2026 का होगा आपका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सो लेट अस सी। ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहिएगा। ओके, चलिए। सो नाउ लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल आपको पूछ रहा है कि विच नेशन built the YJ-20 hypersonic anti-ship missile which was recently mentioned in news। ये काफी समय से न्यूज में था आपका। इनमें से कौन सा जो नेशन है, कौन सा कंट्री है जिसने YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल आपका ये लॉन्च किया था, एंटी शिप मिसाइल आपका बनाया था। तो इनमें से कौन सा कंट्री एंटी शिप मिसाइल बनाए? तो अगर हम देखें, सबसे पहले तो ये समझिए कि हाइपरसोनिक मिसाइल हम किसे कहते हैं। देखिए, हाइपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो मिसाइल्स होते हैं जो कि आपका साउंड की स्पीड से ऑलमोस्ट 5 मैक टू 20+ मैक स्पीड से चलते हैं। ये काफी फास्ट होते हैं। ठीक है, एंड दैट इज वाई द नेम हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ये अगर हम देखें तो किस कंट्री ने बनाया था इसे? चाइना। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी चाइना। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। तो लेट अस सी, just a minute। हाँ, so let us see some more information about YJ हाँ YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये जो आपका YJ-20 इट इज एन एंटी शिप मिसाइल। ठीक है, ये शिप्स को डिस्ट्रॉय करने में काफी कारगर सिद्ध होते हैं। ठीक है, एंड इट मूव्स एट अ वेरी हाई स्पीड, काफी हाई स्पीड होता है, 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। जैसा कि मैंने कहा, द स्पीड इज 5 मैक। ठीक है, 5 मैक एंड मोर। ठीक है, 5 मैक से 20 मैक जनरली होता है। ये 5 गुना जो आवाज का जो स्पीड है, आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज होता है, इसलिए इसे कहा जाता है हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, तो ऐसा कुछ है जिसने चाइना ने बनाया था, एंड रिसेंटली ये काफी बार न्यूज में था। तो इस बारे में आपको याद रखने हैं। क्लियर है सभी को? तो चलिए देखते हैं। ठीक है, इफ वी सी, जस्ट अ मिनट। हाँ हाँ, तो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ठीक है, तो चाइना इज द करेक्ट आंसर। YJ-20 मिसाइल के बारे में अगर और इंफॉर्मेशन हम देखें, तो इफ वी सी, YJ-20 जो मिसाइल है, इट इज डेवलप्ड बाय चाइना, वी हैव ऑलरेडी सीन। ठीक है, ये किस काम के लिए यूज होता है? जो एनिमी वारशिप्स होते हैं, एनिमी वारशिप को अटैक करने में काफी कारगर सिद्ध होता है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अटैकिंग एनिमी वारशिप्स। ठीक है, एनिमल वारशिप्स के लिए काफी कारगर होते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट है स्टूडेंट्स। ठीक है, हाँ, तो एनिमी वारशिप्स को ये अटैक करने में काफी कारगर सिद्ध होता है। एंड इफ वी सी, हाँ, इफ वी सी दैट बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पीड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप। इसे रोक पाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इसका जो हाई स्पीड है, हमने स्पीड देखा ही ऑलरेडी, 5 मैक से 20 मैक तक का इसका स्पीड होता है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप। दैट इज वाई इट वॉज रिसेंटली मैंशनड इन द न्यूज। तो इसलिए ये रिसेंटली न्यूज में मेंशन था। ठीक है, तो इसे मेंशन किया गया था रिसेंटली इन द न्यूज। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें नहीं आ रहा है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जो ग्रीन टू गोल्ड प्रोग्राम है, ठीक है, अगर हम देखें, अगला हमारा सवाल, जो ग्रीन टू गोल्ड प्रोग्राम है, ठीक है,
was started by, ये स्टार्ट किया था किस राज्य सरकार ने? ग्रीन टू गोल्ड प्रोग्राम को किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया था? ठीक है, हु स्टार्टेड द ग्रीन टू गोल्ड प्रोग्राम? जो द करेक्ट आंसर, देखिए अगर हम देखें इन स्टेट्स में, अगर हम देखें करंट ये जो करंट में आपका ग्रीन टू गोल्ड प्रोग्राम आया गया था, ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया, ये है सवाल। अब देखिए यहाँ जो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड कर्नाटका। ठीक है, तो ग्रीन टू गोल्ड प्रोग्राम एक्चुअली क्या है? देखिए अगर आपको इस प्रोग्राम के बारे में कुछ पता भी नहीं है तो इस वर्ड पे फोकस कीजिए, ग्रीन। ग्रीन बेसिकली इट वुड बी रिलेटेड टू एनवायरमेंट। ठीक है, ऐसा आप गेस कर सकते हैं दैट इट वुड बी ऑब्वियसली रिलेटेड टू एनवायरमेंट। ठीक है, तो ग्रीन टू गोल्ड प्रोग्राम यानी कि कुछ एनवायरमेंट के सुधार के लिए कोई एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो ये किसने आपका लॉन्च किया था? हिमाचल प्रदेश ने। देखिए तो हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इफ वी सी। तो इसमें क्या है, इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, तो किस स्टेट गवर्नमेंट में लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। अगर हम देखें बाकी इस प्रोग्राम के बारे में, तो ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, वी हैव सीन। एंड इसमें किस चीज पे फोकस करते हैं? ये बैम्बू कल्टीवेशन में फोकस किया जाता है। ठीक है, जो बांस की खेती होती है उसमें फोकस करते हैं, और फॉरेस्ट बेस्ड रिसोर्सेज, ठीक है, अलग अलग फॉरेस्ट बेस्ड रिसोर्सेज फोकस करती है। तो ये प्रोग्राम लाने का मकसद क्या था, हमें जानना है। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम? तो ये प्रोग्राम बेसिकली लाया गया है टू जेनरेट रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज फार्मर्स इनकम। ठीक है, तो जो गांव में लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट के लिए और फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी टारगेट है टू डबल द फार्मर्स इनकम। सो दैट इज व्हाई द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड ब्रॉट दिस प्रोग्राम, ताकि गांव में लोगों को रोजगार मिल सके। वन सेकेंड कि जो खेती जो आपके खेती करते हैं जो फार्मर्स है उनका इनकम बढ़ाया जा सके। और ये जो स्कीम है ये प्रोमोट करता है सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट। तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काफी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फॉरेस्ट है उसका यूज अच्छे से करने के लिए, सस्टेनेबली यूज करने के लिए ये प्रोग्राम काफी इंपॉर्टेंट साबित होता है। ठीक है, ओके, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हाँ गुड, सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड हिमाचल, हिमाचल। ठीक है, नाउ आई कैन सी द कमेंट्स आल्सो। ओके, ठीक है, तो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक आप सभी को क्लियर ग्रीन टू गोल्ड प्रोग्राम? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए रिसेंट अपॉइंटमेंट्स वगैरह से कई बार आपको सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, तो रिसेंट अपॉइंटमेंट से ये आपका सवाल है, रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया इन सम इंपॉर्टेंट पोस्ट। ठीक है, तो ये आपका रिसेंट अपॉइंटमेंट से हमें पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? लेट अस सी क्या पूछ रहे हैं। देखिए, हु has been chosen as the new Director General of Foreign Trade। तो इनमें से कौन से ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल या ऑफिसर को चूज किया गया है, को अपॉइंट किया गया है एज न्यू डायरेक्टर। ठीक है, नए डायरेक्टर कहाँ का? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का न्यू डायरेक्टर जनरल हिसाब से किसे नियुक्त किया गया है? तो अगर हम ऑप्शंस को देखें, निधि पांडे वुड नॉट बी द आंसर। ठीक है, आप लोग अगर गेस करना चाहे तो कर सकते हैं, देखिएगा। ठीक है, तो श्रीकांत नगुलापाली, दैट इज ऑल्सो नॉट द आंसर। रविंद्र कुमार अग्रवाल, नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इफ वी सी इज लव अग्रवाल। लव अग्रवाल अगर हम देखें तो ये पहले आपका एडिशनल सेक्रेटरी थे। एडिशनल सेक्रेटरी ये पहले हुआ करते थे। ही वाज एडिशनल सेक्रेटरी। कहाँ पे, कौन से मिनिस्ट्री में? इन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी थे। अभी रिसेंटली इनको यहाँ से इनको रिसेंटली नियुक्त किया गया है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो इनके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं, लव अग्रवाल जी के बारे में। ठीक है, तो लेट अस सी हु इज एक्चुअली लव अग्रवाल। सो हु 1996 बैच के आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, तो कौन है? 1996 बैच आईएएस ऑफिसर लव अग्रवाल हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू डीजीएफटी, यानी वही डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, मेजर 2026 ब्यूरोक्रेट रीशफल। तो मेजर गवर्नमेंट का रीशफलिंग हुआ था रिगार्डिंग ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि ये रीशफल जो किए थे ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएटेड। ठीक है, तो ये रीशफलिंग में इनको भी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से हटाकर वहां पे वो एडिशनल सेक्रेटरी थे। अभी इन्हें नियुक्त किया गया है एज डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, ही वाज अ 1996 बैच आईएएस ऑफिसर। देन मिनिस्ट्री अगर हम देखें
तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ, देखिए एक मिनिस्ट्री होता है, अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर को समझे, सबसे पहले जो यूनियन में एक मिनिस्ट्री होगा, ठीक है, मिनिस्ट्री के अंदर अलग अलग ऑफिसेस होते हैं, ठीक है, अलग अलग अटैच्ड ऑफिसेस होते हैं। जैसे कि ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, ठीक है, ये एक अटैच्ड ऑफिस है किस मिनिस्ट्री का? अगर हम देखें मेन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जो क्या काम करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड के जितने भी पॉलिसीज आते हैं, ट्रेड रिलेटेड, व्यापार से एसोसिएटेड जो भी पॉलिसी है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसका एक अटैच्ड ऑफिस है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब इसका काम क्या है? इफ यू सी द रोल, प्राइमरी फोकस, जो मेन फोकस है, इज टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स, रेगुलेट इंपोर्ट एंड इश्यू एग्जिम, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंसेस टू फैसिलिटेट ग्लोबल ट्रेड। ये लोग लाइसेंस इश्यू करने का काम करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो ये सारा काम होता है आपका डीजीएफटी का, ठीक है। सो आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, चलिए, ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं, ठीक है, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग भी इसे आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, तो आंसर करते रहिए जितना हो सके, ओके। सो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेम द पर्सन हु रिसेंटली रिसीव्ड द ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो पुरस्कार है, वो इनमें से किस पर्सनैलिटी को दिया गया है, किस पर्सनैलिटी को दिया गया है, ठीक है। तो क्या वो सचिन तेंदुलकर है? नहीं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो समझिए, ये जो ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, जो आपका ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ठीक है, ये आपका उन दिग्गजों को दिया जाता है, जैसे कि जो बहुत इमेंस कंट्रीब्यूशन करते हैं इन देयर ओन फील्ड। तो ये स्पोर्ट्स की फील्ड में है, दिया गया है। तो इफ यू सी, सचिन तेंदुलकर नहीं है, ठीक है, देन राफेल नडाल नहीं, ठीक है, कार्लोस, ये इनको भी नहीं दिया गया है। किसे दिया गया है? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नोवाक जोकोविक, ठीक है। नोवाक जोकोविक को आप सभी जानते हैं, ही इज अ सर्बियन टेनिस प्लेयर, बेसिकली सर्बिया से है, ही इज अ सर्बियन, फेमस सर्बियन टेनिस प्लेयर, ठीक है। कई सारे टाइटल्स जीते हैं इन्होंने, ठीक है, इनके कई सारे रील्स भी मिल जाएंगे आपको, यू नो, वेरी फेमस, ठीक है। इनफैक्ट आई वुड से वर्ल्ड चैंपियन, ओके, वन ऑफ द चैंपियंस इन हिज एरिना। तो चलिए इनके बारे में और थोड़ा देखते हैं, जानकारी लेते हैं। सो ही नोवाक जोकोविक, ठीक है। तो नोवाक जोकोविक जी, अगर हम देखें, हु इज ही, कौन है? तो लाइक आई सेड, जोकोविक इज अ वर्ल्ड फेमस टेनिस प्लेयर फ्रॉम सर्बिया, सर्बिया से है, ठीक है। व्हाई दिस अवार्ड, ये क्यों दिया गया है इनको? ही डिड नॉट गेट दिस फॉर जस्ट वन मैच, एक मैच के लिए ऑब्वियसली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो नहीं देगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट नाम से ही काम समझिए, पूरा लाइफ में इन्होंने एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा, दैट ही इज द बेस्ट प्लेयर फॉर मेनी इयर्स। अब क्या रिकॉर्ड है? ही होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट मेजर ट्रॉफीज। मैंने बोले ना, कई सारे ग्रैंड स्लैम ट्रॉफीज इन्होंने जीता है इन मेंस टेनिस। तो ही इज वर्ल्ड चैंपियन, नन अदर देन नोवाक जोकोविक, ठीक है। क्लियर है आप सभी को? चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। एक सेकेंड, आपके कमेंट्स, जस्ट अ मिनट, हाँ, इतना ही कमेंट्स है और इतना ही है ना, ठीक है, यहीं पे आएगा ना, ओके, ठीक है। तो चलिए आप कमेंट करते रहिएगा जब भी आंसर करना हो, ठीक है। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया। चलिए ये क्वेश्चन में आप ट्राई कीजिए, ठीक है, ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन में, मैं थोड़ा सा टाइम दे दूंगा आपको आंसर करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा राज्य जो है इंट्रोड्यूस किए ई स्वास्थ्य संवाद, ई स्वास्थ्य संवाद, ताकि मेडिकल एजुकेशन को ज्यादा ऑर्गेनाइज और क्लियर बना सके, ठीक है। इनमें से कौन सा राज्य ने इस स्वास्थ्य संवाद को इंट्रोड्यूस किया, या ये एक स्कीम लाया, ताकि मेडिकल एजुकेशन जो है, हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन, इसको ज्यादा ऑर्गेनाइज बना सके, ट्रांसपेरेंट बना सके, क्लियर बना सके। चलिए इस सवाल का उत्तर देने का कोशिश कीजिए। क्या वो गुजरात है, क्या वो राजस्थान है, क्या वो पंजाब है, क्या वो बिहार है? चलिए आई विल गिव यू सम टाइम, ठीक है, आई विल गिव यू सम टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो मैं आपको देता हूं 5 सेकेंड, ठीक है,
ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को आंसर करने का. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ठीक है, जस्ट ट्राई एंड गेस. चलिए थोड़ा और टाइम दे देते हैं, इतना कम हो जाएगा. सो आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स. ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. स्टूडेंट्स ट्राई कीजिए आंसर करने का. ठीक है, इनमें से कौन सा जो राज्य है, ठीक है, इफ यू सी इनमें से कौन सा राज्य कौन सा स्टेट है जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं किया है ई स्वास्थ्य संवाद. स्वास्थ्य यानी हेल्थ, संवाद यानी डिबेट, इस पे बातचीत होगी. ठीक है, हर ट्यूसडे और थर्सडे को वीडियो कॉन्फ्रेंस लगता है, वहां पे ये लोग डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो आप आंसर कीजिए स्टूडेंट्स. ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है, टाइम इज रनिंग. ओके, you have 9 seconds to answer this question. ट्राई कीजिए. अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा. ठीक है, कुछ भी डाउट हो यहां तक तो आप लोग पूछिएगा. ओके, आई होप यू आर एबल टू फॉलो. अच्छा चलिए, सो लेट मी गिव दिस आंसर. ओके, सो मैं थोड़ा आप सेट हो जाइए, उसके बाद हम और भी डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें तो कौन सा स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया ई स्वास्थ्य संवाद ताकि मेडिकल एजुकेशन को ज्यादा ऑर्गेनाइज और क्लियर बना सके. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी राजस्थान. ठीक है, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, क्लियर. तो चलिए हम देखते हैं ई स्वास्थ्य संवाद के बारे में, ये स्कीम है क्या. ठीक है, थोड़ा और जानकारी लेते हैं. तो राजस्थान ने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था. ये है क्या, इफ यू सी ऑप्शन बी राजस्थान, व्हाट इज इट, ये है क्या. ई स्वास्थ्य संवाद जो है इज अ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म. ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो राजस्थान सरकार ने स्टार्ट किया. ये स्टार्ट किया गया है बाय राजस्थान गवर्नमेंट. ठीक है, इसका मेन मकसद क्या है, जैसा कि मैंने कहा, टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी. अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, इसमें होता क्या है, एक्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है. ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो हफ्ते में 2 बार होता है, हफ्ते में 2 बार होता है, जनरली ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे. ठीक है, ये हफ्ते के 2 दिन में जनरली ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, जहां पे सारा इंफॉर्मेशन मेडिकल एजुकेशन रिलेटेड वो सारा क्लियर और ओपन टू एवरीवन, ये सब चीज पब्लिक कराया जाता है. ठीक है, तो कुछ भी हेल्थ रिलेटेड, स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो वो पता चल जाते हैं मिनिस्ट्रीज को, और इससे ट्रांसपेरेंसी प्रमोट होता है. ठीक है, एंड मॉडर्न हेल्थ केयर, ये एक मॉडर्न हेल्थ केयर इनिशिएटिव है. कैसे है, क्योंकि ये पोर्टल यूज करते ही राजस्थान वांट्स टू मेक, ठीक है, मेडिकल एजुकेशन सिस्टम पूरा इंडिया में बेस्ट, और ये पूरा ऑर्गेनाइज बनाना चाहते हैं इंडिया में. तो इसलिए ये स्वास्थ्य संवाद को लाया गया है. ठीक है, तो ई स्वास्थ्य संवाद यही डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है. ठीक है, क्लियर है आप सभी को. ओके, तो बढ़ा जाए फिर अगले सवाल की ओर. चलिए बढ़ते हैं, फिर अगला सवाल देखते हैं. ठीक है, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, तो पता ही है आपका अभी करंट सिचुएशन इजराइल, ईरान, यूएस. ठीक है, तो काफी टर्मोइल चल रहा है. तो यहाँ पे उससे रिलेटेड सवाल है, हु इज सेट टू बी ऑनर्ड विद द इजराइल पीस प्राइज 2026. तो इजराइल इनमें से किनको पीस प्राइज दे सकता है, आप लोग गेस कर सकते हैं इसका आंसर. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. तो is it PM Modi, is it Benjamin Netanyahu, which of the following prime ministers basically, is it PM Modi, बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप या असीम मोरे. ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन काफी आसान है, आप लोग गेस कीजिए. ठीक है, आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स, ट्राई एंड गेस द आंसर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स ट्राई कीजिए. ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा. हु इज सेट टू बी ऑनर्ड विद द इजराइल पीस प्राइज इन 2026. किन्हें इजराइल का पीस प्राइज दिया जाएगा, ठीक है, 2026 में. ठीक है, ट्राई कीजिए आप लोग. इजराइल पीस प्राइज. ठीक है, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन. ओके, किन्हें 2026 में पीस प्राइज दिया जाएगा 2026 का. ओके, ओके, आई कैन नॉट सी कॉमेंट्स. ठीक है, 4 सेकेंड है आपके पास.
हाँ बता रहे, जल्दी बता रहे आंसर। ओके, आप लोग ट्राई तो कीजिए एक बार। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। You have 3 seconds, students. Try and answer. हाँ हाँ, कुछ कुछ यस, नाउ आई कैन सी सम आंसर्स। ठीक है, तो सी डोनाल्ड ट्रम्प, ट्रम्प ट्रम्प, यस एब्सोल्युटली यू आर करेक्ट। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गुड। ठीक है, इसी तरह से आप आंसर कीजिए डोनाल्ड ट्रम्प। यस, ऑब्वियसली सिंपल सा बात है। इजराइल, सी यूएस इज अ मेजर एलाई ऑफ इजराइल, और इजराइल को अपने जितने भी जितने भी आपका जो वो गाजा में अटैक करना, या चाहे जो भी ईरान में, ईरान के साथ जो भी इनकी एट्रोसिटीज है, उसमें ऑब्वियसली इनको यूएस मदद करता है। तो और यूएस में अभी कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प जी। तो ऑब्वियसली इनको पीस प्राइज दिया गया है। सो यस, यू आर करेक्ट। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प। चलिए अब थोड़ा तेजी से जाएंगे। ठीक है, सो हु इज द विनर? 2026 इजराइल पीस प्राइज इज गिवन टू डोनाल्ड ट्रम्प, जो ऑब्वियसली पता है आपका प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है। रीजन क्या है गेटिंग दिस अवार्ड? बिकॉज ही हेल्प्ड, सबसे पहले तो उन्होंने इजराइल को कब हेल्प नहीं करते, कर ही रहे, टू मेक पीस विद ऑल सेवरल अरब नेशंस। हाँ, एक चीज है, बहुत सारा हिस्टोरिकल एग्रीमेंट साइन हुआ है जहां पे यस यूएस हैज कंट्रीब्यूटेड टू सम एक्सटेंट, ताकि अरब नेशंस के साथ इजराइल का जो रिश्ता है उसे अच्छा बना सके। जैसे वन ऑफ देम इज अब्राहम अकॉर्ड्स। अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ था, जिसमें अरब इजराइल वार को कुछ टाइम के लिए कंक्लूड हो गया था। ठीक है, तो अब्राहम अकॉर्ड्स इज वन एग्जांपल। ये ट्रम्प के समय में नहीं हुआ था, ये पहले हुआ था। फिर और भी हिस्टोरिकल एग्रीमेंट्स है, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रम्प लेके आए गाजा पीस प्लान। ठीक है, गाजा पीस प्लान इज वन ऑफ देम। ओके, ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ा जाए, फिर देखते हैं अगला सवाल। ठीक है स्टूडेंट्स, यू आर एबल टू फॉलो? गुड। चलिए अब थोड़ा बाकी का देखते हैं। ठीक है, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, दिस इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको कई बार ऐसे सवाल देखने को मिल जाते हैं जहां पे आपका कुछ नेशनल चैंपियनशिप वगैरह अगर हुआ है तो वहां से आता है। तो इनको, ये जो अमेरिया खोसला, अमेरा खोसला जी को कौन सा मेडल मिला? ये आई थिंक शी इज अ वेरी यंग, हाँ ठीक है, कैंडिडेट हु हैड पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल क्लाइंबिंग चैंपियनशिप। तो कौन सा मेडल अमेरा खोसला जी को कौन सा मेडल मिला है एट द नेशनल क्लाइंबिंग चैंपियनशिप? तो कौन सा मेडल मिला है स्टूडेंट्स? डू यू वांट टू ट्राई? यू कैन रिप्लाई। ठीक है, तो कौन सा मेडल मिला है अमेरा खोसला जी को? सो इफ वी सी, तो ऑब्वियसली मेडल मिला होगा, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, नो मेडल वन तो होगा नहीं। ठीक है, ब्रोंज भी नहीं। ठीक है, ऑब्वियसली। और अगर ये काफी बार न्यूज में है तो यू कैन इजिली गेस कि गोल्ड ही मिला होगा, सिल्वर भी नहीं। ठीक है, तो गोल्ड ही मिला है, टॉप किया है इन्होंने इन द नेशनल क्लाइंबिंग चैंपियनशिप। सो लेट अस सी अबाउट हर। कौन है? अमेरा खोसला इज अ वेरी टैलेंटेड गर्ल। सो द करेक्ट आंसर इज गोल्ड। अमेरा खोसला ये काफी टैलेंटेड 14 साल की क्लाइंबर है। ठीक है, इंडिया से, जो कि अभी नेशनल चैंपियन है। करेंटली शी इज द नेशनल चैंपियन, एंड इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, लाइक आई सेड। ठीक है, मेकिंग हर द टॉप यंग क्लाइंबर इन द कंट्री इन हर एज ग्रुप। ये 14 साल के एज ग्रुप में ये सबसे टॉप यंग क्लाइंबर है। की परफॉर्मेंस ही वाज ऑलमोस्ट परफेक्ट। अब इनका स्कोर देखिए, आप स्कोर देखिए, कंपटीशन। ठीक है, स्कोरिंग 100 आउट ऑफ 100 इन द फर्स्ट राउंड। पहला राउंड में इन्होंने टॉप स्कोर अर्जित किया। ठीक है, एबल टू फॉलो स्टूडेंट्स? चलिए फिर बढ़ा जाए आगे, देखते हैं अपना अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू स्टॉप द ट्रेडिशनल मेल और पोस्टल सिस्टम। हाँ, ये एक बढ़िया इंटरेस्टिंग सवाल है। तो देखिए, इनमें से कौन सा देश, ठीक है, इनमें से कौन सा देश पहला देश बना पूरे विश्व में जो अपना मेल या पोस्टल सर्विस को टोटली बंद कर दिए? टोटली पोस्टल सर्विस को बंद करवा दिया गया है। क्या आप गेस कर सकते हैं ये क्यों बंद हुआ? क्योंकि आजकल देखिए, सबसे पहले तो समझिए ये पोस्टल सर्विसेज इन्होंने क्यों बंद करवाया। ठीक है, तो पोस्टल सर्विसेज में क्या होता है, चिट्ठी लिखते थे, लेटर्स। तो आजकल लेटर राइटिंग खत्म ही हो गया, अब आजकल इंटरनेट का जमाना है, तो लोग व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं, और लेटर लिखना 90% से भी ज्यादा इस देश में कम हो गया था। तो डेट इज वाई पैसे बचाने के लिए, गवर्नमेंट की रिसोर्सेज बचाने के लिए, इनमें से कौन सा देश? गेस कीजिए, गेस कीजिए। यू कैन ट्राई दिस आंसर स्टूडेंट्स।
तो क्या वो नॉर्वे है, क्या वो स्वीडन है, क्या वो इंडिया है, डेनमार्क है? इंडिया तो होगा नहीं, वी आर स्टिल हैविंग आवर पोस्टल सिस्टम, सो इंडिया इजीली एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। सो कौन सा कंट्री है, कौन सा कंट्री स्टूडेंट्स, डू यू वांट टू ट्राई? अच्छा चलिए, तो हम देखते हैं, नॉर्वे भी नहीं है, स्वीडन भी नहीं है। देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये सारा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आता है। तो एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है डेनमार्क, जिन्होंने आपका पोस्टल सर्विसेज बंद कर दिया, बिकॉज 90% से भी कम, 90% से भी ज्यादा लोग लेटर लिखना बंद कर दिए थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का रिसोर्सेज काफी वेस्ट हो रहा था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डेनमार्क, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड भी डेनमार्क का ही ऑटोनोमस रीजन में आता है, ठीक है। तो जिसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप पड़ा है, तो वी ऑल नो दैट। सो डेनमार्क, तो वर्ल्ड फर्स्ट डेनमार्क, अभी याद रखिए, इट इज द फर्स्ट कंट्री टू ऑफिशियली एंड इस ट्रेडिशनल लेटर डिलीवरी सर्विस। अब वहां चिट्ठी का डिलीवरी या पोस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका लेटर डिलीवरी सर्विस फाइनली खत्म कर दिया गया है इन डेनमार्क, ओके। वन मोर थिंग यू नीड टू नो, कारण क्या है? पीपल स्टॉप राइटिंग, लोग लिखना ही छोड़ दिए। क्या लिखना? लेटर्स लिखना, ठीक है। क्योंकि इंटरनेट अब यूज कर रहे हैं लोग, लेटर मेल डिक्रीज बाय 90%, ठीक है। ऑब्वियसली इंटरनेट में एक सेकंड भी नहीं लगता व्हाट्सएप मैसेज जाने में, तो लोग लेटर्स क्यों लिखेंगे? तो ये ट्रेडिशन है जो खत्म हो गया, जो कि 400 साल पुराना सिस्टम था, ठीक है। सो इट इज ऑफिशियली कोर्स टू सेव मनी एंड रिसोर्सेस, पैसा और जो संसाधन बचाने के लिए इस सर्विस को खत्म कर दिया गया इन डेनमार्क, ठीक है। Now let us see the next question. I hope you are clear about this. Question number 9. हाँ, ये ऐसे सवाल काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऐसे सवाल जो इंडिया के रिलेटेड डेवलपमेंट्स है। जैसे वेयर इन इंडिया वाज द फर्स्ट 3D फ्लैश एक्वस एंजियोग्राफी यूजिंग आई स्टेंट डन, ठीक है। आई स्टेंट एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो ये 3D फ्लैक्स एक्वस एंजियोग्राफी, ठीक है। तो आंखों में आपका बेसिकली जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसे निकालने के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज किया गया है। ये इंडिया में सबसे पहला बार यूज किया था, 3D फ्लैक्स एक्वस एंजियोग्राफी इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ यूज किया गया था? देखिए, अब आपको देख के लगेगा क्या वो एम्स में किया गया, IISc बेंगलोर, एम्स भोपाल? तो देखिए, एम्स 2 बार है। एम्स आपका जनरली ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी एम्स में लाते हैं, बट हियर एम्स इज नॉट द आंसर, नॉट IISc बेंगलोर, नॉट एम्स भोपाल। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी आर्मी हॉस्पिटल। आर्मी हॉस्पिटल में ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए थोड़ा और जानते हैं कहाँ पे। तो सर्जरी टुक प्लेस एट द आर्मी हॉस्पिटल, रिसर्च जो टीम था वहां पे ये सर्जरी किया गया है। इसमें क्या हुआ, डिजीज कौन सा था? इट वाज डन टू ट्रीट ग्लॉकोमा। ग्लॉकोमा में क्या होता है? आंखों में ज्यादा प्रेशर हो जाता है आंखों में, जिसके कारण ब्लाइंडनेस हो जाता है, मतलब रोशनी कम हो जाती है, एंड वो धीरे धीरे इंसान को देखने में तकलीफ होती है। तो ग्लॉकोमा को ट्रीटमेंट के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। ये क्या है? 3D टेक्नोलॉजी है, जिसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, 3D माइक्रोस्कोप, ठीक है, यूज करते हैं आंख को अच्छी तरह देखने के लिए, ठीक है, ऑन अ बिग स्क्रीन। इस बिग स्क्रीन में आंखों को अच्छी तरह देखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखिए, उसके बाद एक आई स्टेंट डिवाइस लगाया जाता है, ठीक है। क्या पता आपको उस डिवाइस के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। एक छोटा सा डिवाइस है, छोटा सा है, स्मॉलर देन अ ग्रेन ऑफ राइस, एक चावल के दाने से भी छोटा, बहुत छोटा, ठीक है। सो इफ यू सी, चावल के दाने से भी छोटा डिवाइस। तो आई स्टेंट को पुट किया गया आंख में, ताकि एक्स्ट्रा फ्लूइड, जो मैंने कहा ना, एक्स्ट्रा फ्लूइड, ताकि इसे बाहर निकाला जा सके। ये स्पेशल क्यों है? ये पहला बार है कि भारत ऐसा 3D इमेजिंग आई स्टेंट यूज कर रहे हैं सर्जरी में, ठीक है। तो क्लियर, दिस इज अ रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी विच हैज बीन यूज्ड बाय इंडिया, ओके। सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Who has been given the extra responsibility of reading NIA, ठीक है। तो इनमें से किन को, ठीक है, एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दिया गया है NIA को लीड करने का, ठीक है, NIA को लीड करने का। तो अगर हम यहां से देखें, इफ यू सी द ऑप्शंस, ठीक है, इफ यू सी, हाँ, तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि NIA क्या है। इफ यू सी, NIA मीन्स व्हाट? नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी इज NIA, ओके। अब ये जो NIA है, ये इसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इनमें से किन को दिया गया है, ये एक्स्ट्रा काम दिया गया है ताकि NIA नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी को लीड कर सके, ठीक है। तो
ये आपका जनरली कोई सीनियर आईपीएस ऑफिसर को दिया जाता है, ठीक है। तो राजेश सिंह नहीं, ठीक है, गोविंद मोहन भी नहीं होगा, आर वेंकटरमणी भी नहीं होगा। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज राकेश अग्रवाल जी। राकेश अग्रवाल जी को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। चलिए फिर देखते हैं राकेश अग्रवाल जी के बारे में। तो ये सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, लाइक आई सेड, जनरली ये पोस्ट सीनियर आईपीएस ऑफिसर जी को को दिया जाता है, गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ लीडिंग द एनआईए, ठीक है। कौन है? राकेश अग्रवाल जी, याद रखिएगा इनका नाम। एनआईए क्या है? जैसा कि मैंने कहा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और इंडिया का टॉप एजेंसी है दैट फाइट्स टेररिज्म। टेररिज्म के लिए टॉप एजेंसी है ये। जनरली आपका जो 26/11 का जो मुंबई अटैक्स हुआ था, 26/11 मुंबई अटैक्स, उसके बाद देखिए पहले क्या होता था, 26/11 मुंबई अटैक से पहले ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सीबीआई के पास था। बाद में देखा सीबीआई इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रही, तो एक टेररिज्म को रिलेटेड, खासकर टेररिज्म से लड़ने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बनाया गया था। अराउंड 2008 और 9 में ऐसा बनाया गया था, ठीक है। तो आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। आप सभी को क्लियर है ना? इफ यू आर क्लियर देन गिव मी अ थम्स अप स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है। सो प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ यू वांट टू, इफ यू आर क्लियर, ओके। एंड आप लोग भी आंसर करने की कोशिश करते रहिएगा। चलिए तो बढ़ा जाए फिर अगले सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने देखा, तो ये वी हैव ऑलरेडी सीन। तो उनका जॉब होगा कि इन्वेस्टिगेट करे क्राइम, सेफ्टी और पीस ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी केसेस में इनका काफी ज्यादा एक्सपर्टीज है, इसलिए इन्हें ये जॉब दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है, देखिए ये भी एक, देखिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड हमें काफी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड। तो एक टेक्नोलॉजी है बेसिकली। सबसे पहले तो आप समझिए एक्वाकल्चर क्या होता है। ये एक्वाकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले देखते हैं, विच कंट्री स्टार्टेड द फर्स्ट ट्रॉपिकल रास बेस्ड रेनबो ट्राउट फार्म। तो ये आपका एक्वाकल्चर में आता है। तो एक्वाकल्चर एक्चुअली क्या होता है? एक्वाकल्चर में मछलियों को ब्रीड किया जाता है इन सर्टेन कंडीशंस, चाहे वो फॉरेन ब्रीड हो या इंडिजिनियस ब्रीड हो। जैसे कि ये जो है ये आपका इंडिया का ब्रीड नहीं है, ठीक है। ये रेनबो ट्राउट फार्म, रेनबो ट्राउट को ये जनरली ठंडे पानी में पाया जाता है ये मछली। अब इसे रिसेंटली डिस्कवर हुआ है कि इन्हें गर्म पानी में भी, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी इन्हें ब्रीड किया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल रास बेस्ड रेनबो ट्राउट फार्म। तो ये कौन से कंट्री ने स्टार्ट किया? ऑब्वियसली आवर कंट्री इंडिया, ठीक है। दिस हैज बीन स्टार्टेड बाय इंडिया। तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा और देखते हैं, ठीक है। तो लेट अस सी अबाउट, हाँ, तो पहला कॉमर्शियल स्केल ये देखिए, ये जो है इंडिया में स्टार्ट किया गया है। इंडिया स्टार्टेड द फर्स्ट कॉमर्शियल स्केल ट्रॉपिकल रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, जिसे हम कहते हैं रास बेस्ड रेनबो ट्राउट फार्म, ठीक है, रेनबो ट्राउट फार्म। तो ये ट्राउट एक तरह का मछली होता है जो 5 जनवरी 2026 में तेलंगाना में इनोग्रेट किया था। ये स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर लिमिटेड, जो कि कंदुकुड़ मंडल, रंगारेड्डी, इतना डिस्ट्रिक्ट इतना याद रखना नहीं है, ये किसने एस्टेब्लिश किया था? आप ये याद रखिए, स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर लिमिटेड ने, ठीक है। तो ईयर राउंड फार्मिंग ऑफ कोल्ड वाटर ट्राउट इन अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो मैंने कहा ना, ये जो ठंडे पानी का ट्राउट होता है, इसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ब्रीड करने का जो टेक्नोलॉजी है, इसी को तेलंगाना में डेवलप किया गया है। दिस हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन तेलंगाना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं फिर आगे 5 जनवरी 2026 को। तो देखते हैं अगला सवाल। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाँ, इस टेक्नोलॉजी के बारे में एक और चीज, ये जो रैस है, इसका फुल फॉर्म आप याद रखिए, ठीक है। रैस मींस व्हाट? रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, इसे याद रखिए। लाइक अ बिग वाटर फिल्टर, तो एक तरह का वाटर फिल्टर होता है जो फिश के जो टैंक है उसको 24 घंटे आपका साफ रखते हैं, ठीक है। और ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि इंडिया हॉट कंट्री है, ट्रॉपिकल कंट्री, वी नो दैट, लेकिन वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अ कोल्ड एनवायरनमेंट, ठंडे पानी का एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया ताकि ये फिश को हम साइंस के लिए इस्तेमाल कर सके, मतलब साइंस को यूज करके इस फिश का ब्रीडिंग कर सके, ठीक है। तो आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन, यहां तक ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, यू आर एबल टू फॉलो। चलिए तो देखते हैं फिर अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाँ, ये आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आई विल गिव यू सम टाइम। तो अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2026, फाइनेंशियल ईयर 2026 के अनुसार विच स्टेट, कौन सा राज्य, इनमें से कौन सा राज्य टॉप जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए? भारत में अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो फाइनेंशियल ईयर 2026 के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं?
टॉप राज्य है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो डू यू वांट टू गेस? चलिए, तो ये आंसर को आप गेस करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। आई विल गिव यू नॉट मच टाइम, ठीक है। आई विल गिव यू 3 सेकंड्स। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गेस कीजिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा? अगर आप बिजनेसमैन है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इंडिया का टॉप डेस्टिनेशन, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2026 में क्या है, किस जगह में होगा? ट्राई कीजिए। देखिए, सारा जो ऑप्शंस है, इफ यू सी ऑल द ऑप्शंस, ये साउथ इंडियन स्टेट्स का ऑप्शंस है, ठीक है। कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु। तो कहां हो सकता है? गेस कीजिए, ट्राई एंड गेस, ठीक है। स्टूडेंट्स, काइंडली गेस द आंसर, ठीक है। जैसे आपने ट्रम्प के केस में बोला था, यहां भी कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। यू हैव 2 सेकेंड्स लेफ्ट। स्टूडेंट्स, ट्राई एंड गेस द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए मैं आपको रिपीट कर देता हूं सवाल। फाइनेंशियल ईयर 26 डेटा के अनुसार, ठीक है, किस इनमें से कौन सा राज्य सबसे टॉप जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए? भारत में टॉप जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स, ट्राई दिस आंसर, ट्राई तो कीजिए एक बार। ट्राई एंड गेस द आंसर। यू हैव 1 मिनट लेफ्ट। जस्ट कोई भी ऑप्शन एक गेस करने का कोशिश कीजिए। क्या वो कर्नाटका है, क्या वो तेलंगाना है, क्या वो आंध्र है, या तमिलनाडु है, ठीक है। यू हैव 1 मिनट 29 सेकेंड 28 सेकेंड्स लेफ्ट। गेस कीजिए स्टूडेंट्स, जस्ट ट्राई। ट्राई एंड गेस द आंसर स्टूडेंट्स। चलिए, 1 मिनट 14 सेकेंड्स है, 59 सेकेंड्स लेफ्ट, 58, 57। अच्छा चलिए, आई डोंट थिंक यू नो यू आर एबल टू गेस द आंसर। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। तो जो 2000 फाइनेंशियल ईयर 26 के अनुसार आंध्र प्रदेश वो स्टेट है जहां दिस इज द टॉप प्लेस, ये सबसे टॉप जगह है अभी इन्वेस्टमेंट के लिए भारत में, ठीक है। तो समझ में आया? तो लेट अस सी आंध्र प्रदेश कैसे टॉप इन्वेस्टमेंट प्लेस बन गया है, ठीक है। एक नया रिपोर्ट आया है फाइनेंशियल ईयर 2026 में, जो कि रैंक करता है अलग अलग भारतीय स्टेट को बेस्ड ऑन हाउ मच मनी बिग कंपनीज एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स आर पुटिंग। तो किस बेसिस पे फॉरेन इन्वेस्टर्स और जो बड़े बड़े कंपनीज है वो अपना पैसा कहाँ लगा रहे, किस राज्य में लगा रहे। तो ये पाया गया कि आंध्र प्रदेश नंबर 1 स्पॉट पे आ गया है, जहां अदर बिग इंडस्ट्रीज जैसे कि कर्नाटका और तमिलनाडु, ये जनरली इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स है, ठीक है, इसको भी आंध्र प्रदेश ने बीट कर दिया क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हाई इन्वेस्टमेंट मींस, अब हाई इन्वेस्टमेंट से फायदा क्या हो? ज्यादा इन्वेस्टमेंट का मतलब है ज्यादा नए फैक्ट्री लगेंगे, ज्यादा अच्छे रास्ते बनेंगे, और 1000 से भी ऊपर लोगों को नौकरी मिलेगा, ठीक है। तो थाउजेंड्स ऑफ न्यू जॉब्स फॉर द पीपल लिविंग इन। सो दिस इज हाउ आंध्र प्रदेश है टॉप, क्योंकि यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी देखने को मिला है। तो चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अब हम लगातार देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है? द सोर स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस, ठीक है, प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव बाय विच मिनिस्ट्री? सोर जो है स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस, ये किस मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है? अब देखिए, मान लीजिए आपको कुछ आइडिया नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में, कुछ आप नहीं जानते, तो इससे आंसर आप कैसे निकाल सकते हैं, इससे आंसर आप कैसे गैस कर सकते हैं? तो आंसर गैस करने का तरीका है, देखिए यहाँ पे वर्ड पे फोकस कीजिए आप, स्किलिंग का बात हो रहा है, ठीक है। तो होम मिनिस्ट्री तो जनरली होगा नहीं, डिफेंस मिनिस्ट्री स्किल का बात करेगा क्या? नहीं। नीति आयोग तो आपका थिंक टैंक है गवर्नमेंट का, तो ऑब्वियसली द आंसर इज स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। स्किलिंग से आप पकड़ लीजिए, इट वुड हैज टू बी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ये देखते हैं प्रोग्राम के बारे में, ये क्या है सोर प्रोग्राम, लेट अस सी। तो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है आपका सोर स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस। इसमें क्या होता है स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस? ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये क्या है? एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो यंग लोगों को बताता है कि कैसे एआई को यूज करना है डे टू डे वर्क में, चाहे या बिजनेसेस में, ठीक है।
ये मिनिस्ट्री ऑफ, जैसा मैंने कहा, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम है। इससे बेनिफिट क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा? इट प्रिपेयर्स द इंडियन वर्कफोर्स फॉर द फ्यूचर। इंडिया का वर्कफोर्स को भविष्य के लिए प्रिपेयर कराने के लिए प्रोग्राम लाया गया है, जिससे कि आप एआई स्किल्स स्टूडेंट्स और वर्कर्स बेटर पेइंग जॉब्स में या मॉडर्न टेक ड्रिवन वर्ल्ड में अपना जगह बना सके। ठीक है, तो आपको पता है ये दिस इज द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच इज गोइंग ऑन एंड एआई इज द फ्यूचर। दैट इज वाई SWORD प्रोग्राम लाया गया बाय स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए एनटीसीए, एनटीसीए क्या है पहले समझ लेते हैं। एनटीसीए दैट मींस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये आपका बनाया गया था टू कंजर्व टाइगर पॉपुलेशन और टाइगर्स का देखरेख के लिए। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1972 को अमेंड करके इसे बनाया गया था। तो ये एनटीसीए क्या करता है, डेटा इकट्ठा करता है बेस्ड ऑन एनटीसीए रिकॉर्ड। इसके ही रिकॉर्ड के हिसाब से कितने टाइगर अभी तक भारत में मरे हैं। ठीक है, 2025 में हाउ मेनी टाइगर्स डाइड इन इंडिया ड्यूरिंग 2025। 2025 में कितना टाइगर की मृत्यु हुई है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 166 टाइगर्स हैव डाइड। ठीक है, इन इंडिया। तो ये देखना हमारे लिए जरूरी हो जाता है क्योंकि टाइगर कंजर्वेशन में बाधा बन सकता है। ठीक है, तो जो ऑफिशियल काउंट हुआ था, ये ऑफिशियल काउंट हुआ था टाइगर डेथ्स का इन इंडिया फॉर द ईयर 2025, 2025 में, जिसमें रिकॉर्ड के अनुसार 166 टाइगर्स लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, तो इतने टाइगर्स क्यों मरा? ठीक है, तो कई सारे कारण हैं। ठीक है, पोचिंग भी इज वन ऑफ द रीजंस। तो द डेटा इज मेंटेन बाय एनटीसीए, जैसे मैंने कहा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये आपका मेन गवर्नमेंट बॉडी है जो टाइगर्स का प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में। ठीक है, यही आपका इंस्ट्रक्शन देता है कि कोई भी गवर्नमेंट को अप्रूवल देता है कि आपको कोई टाइगर रिजर्व बनाना है तो ये अप्रूवल देता है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये डेटा का बेनिफिट क्या है? हम ट्रैक कर सकते हैं टाइगर डेथ को और गवर्नमेंट कारण पता कर सकती है क्यों ये मर रहे हैं। और बेटर सेफ्टी, जैसे कि बहुत सारे रीजन है, जैसे ओल्ड एज, कोई बूढ़े हो गया, एक्सीडेंट हो गया, पोचिंग हो गया, उनको शिकार करके मार दिया गया। तो इससे हेल्प मिलता है ताकि ज्यादा अच्छा सेफ्टी प्लान बना सके टाइगर्स को बचाने के लिए फॉर देयर फ्यूचर। ठीक है, तो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Who introduced the skill? Who recently introduced the स्किल द नेशन चैलेंज? ठीक है, स्किल द नेशन चैलेंज को किसने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया? तो अगर हम देखें ये सवाल को, तो रिसेंटली एक स्किल द नेशन चैलेंज आया था। तो इनमें से कौन इस स्किल द नेशन को इंट्रोड्यूस किया? मतलब एक तरह का स्किल नेशन चैलेंज आया था, तो जिसे किसने इंट्रोड्यूस किया? ठीक है, तो इफ वी सी, क्या वो पीएम मोदी है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। राजनाथ सिंह, नो, ही इज करेंटली द डिफेंस मिनिस्टर, इफ यू नो। ठीक है, राजनाथ सिंह इज नाउ द डिफेंस मिनिस्टर, तो इन्होंने भी इंट्रोड्यूस नहीं किया। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर नहीं। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने ये किया था। तो देखते हैं ये क्या है चैलेंज। तो स्किल द नेशन चैलेंज ये एक नेशन वाइड मूवमेंट है ताकि लोगों को एआई, आजकल आप देख रहे हैं एआई को लेके काफी सारे इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो स्किल द नेशन जो चैलेंज है, इसमें ये एक मूवमेंट था ताकि लोगों को एआई के बारे में अवेयर किया जा सके। इट कैन एनकरेज एवरीवन, किनको स्टूडेंट से लेके लीडर्स तक, ताकि बेसिक एआई स्किल्स वो सीख सके ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह से। किसने स्टार्ट किया? ऑफिशियली इंट्रोड्यूस बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। काफी रिसेंटली, देखिए जनवरी 1, 2026 में राष्ट्रपति भवन में इसे इंट्रोड्यूस किया गया। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर अगला सवाल। ठीक है, बेनिफिट क्या होगा एआई लर्निंग से? ऑब्वियसली फ्यूचर कैपेबल हम बनेंगे। ठीक है, तो ग्लोबल लेवल पे हम इस टेक्नोलॉजी का यूज का मदद से हम ग्लोबल लेवल पे नौकरी या एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। वेयर वाज द स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर कैंसर केयर फॉर बिम्स्टेक नेशन स्टार्टेड इन जनवरी? ठीक है, जनवरी महीने में, फोकस यहाँ पे, जनवरी महीने में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कैंसर केयर के लिए स्टार्ट किया गया था बिम्स्टेक नेशन द्वारा। बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर सेक्टोरल टेक्नोलॉजी। देखिए आपका ये जो है बीमस्टेक, ठीक है, बीमस्टेक के बारे में हम और डिटेल में देखेंगे। बेसिकली हम सिंपल में आपको समझा देते हैं कि बीमस्टेक जो ये जो आपका, जैसे इफ वी सी, देखिए बीमस्टेक जो है, सपोज दिस इज इंडिया, ठीक है,
ये जो आपका यहाँ पे कोस्ट में जितने भी कंट्रीज है बे ऑफ बंगाल के अगल बगल, ठीक है, इंक्लूडिंग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज, तो इनका एक ग्रुपिंग है बिम्स्टेक नेशंस का ग्रुपिंग। तो ये अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं फॉर कोऑपरेशन, हाँ आपका टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। तो स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए थे कैंसर केयर के लिए, ठीक है। तो जनवरी में स्टार्ट हुआ था। कहाँ स्टार्ट हुआ था? देखिए, न्यू दिल्ली में नहीं हुआ था, जयपुर में भी नहीं हुआ था। कंफ्यूजन इन दोनों ऑप्शंस को लेके हो सकता है, इज इट विशाखापट्टनम और इज इट इज इट विशाखापट्टनम और इज इट मुंबई। तो चलिए देखते हैं। तो करेक्ट आंसर इज विशाखापट्टनम, लेट अस सी, ठीक है। तो विशाखापट्टनम इज द आंसर। ये जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स फ्रॉम बिम्स्टेक कंट्रीज, दे आर बीइंग टॉट एडवांस वेज टू ट्रीट केयर फॉर कैंसर। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, ये जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसमें अलग अलग एडवांस तरीके सिखाते हैं कैंसर ट्रीटमेंट का। अब देखिए, कैंसर ट्रीटमेंट 3 तरह से हो सकता है, ठीक है। कैंसर का अगर ट्रीटमेंट करना है तो 3 तरह से हो सकता है, ठीक है। आपका रेडिएशन थेरेपी हो सकता है, केमोथेरेपी वगैरह, रेडिएशन थेरेपी, या तो कैंसर को सर्जरी करके निकलवा जा सकता है, सर्जरी, ठीक है, सर्जरी करके निकलवा जा सकता है, या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है कैंसर ट्रीटमेंट को लेके, कार टी सेल थेरेपी, ठीक है। जैसे एक थेरेपी आता है कार सी सेल थेरेपी, कार सी सेल थेरेपी। तो ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में आपका ये स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया था बिम्स्टेक नेशन द्वारा, ठीक है, डॉक्टर्स के लिए। तो एडवांस वेज टू ट्रीट, तो ये जो एकदम थर्ड कैटेगरी वाला एडवांस वेज है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ स्टार्ट हुआ था? विशाखापट्टनम में। इसके एक एडिशन मुंबई में भी हुआ है, आंध्र प्रदेश, एट होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, ठीक है। बेनिफिट क्या होगा? ये नेबरिंग कंट्रीज को इंप्रूव करने में मदद करेगा, उनके मेडिकल स्किल्स, ताकि वो एडवांस कैंसर टेक्नोलॉजी के बारे में जान सके और बहुत सारे जानों को बचाया जा सकते। अगर हम बिम्स्टेक नेशन के बारे में देखें तो जैसा कि मैं कह रहा था, बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल, ठीक है, कंट्रीज के जो आसपास के नेशन है उसके एक ग्रुपिंग है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव या बे ऑफ बंगाल के जो कंट्रीज है जैसे कि इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, ये सारा कंट्रीज इस ग्रुपिंग का हिस्सा है। तो आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो देखा जाए फिर अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, ये स्पोर्ट्स रिलेटेड सवाल कई बार आपको आ जाता है, स्पोर्ट्स रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। रिसेंटली आपका खो खो चैंपियनशिप हुआ था, तो ये स्पोर्ट्स रिलेटेड सवाल है, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17। तो अगर हम इसको देखें 17वां क्वेश्चन, विच स्टेट्स टीम, कौन से राज्य का एक टीम है जो विनर केम आउट एज विनर इन द जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप। तो रिसेंटली 44th आपका जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप हुआ था, ठीक है। इफ यू सी रिसेंटली आपका 44th जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप हुआ था, ठीक है, खो खो चैंपियनशिप हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था ये चैंपियनशिप रिसेंटली? ये आपका हुआ था बेंगलुरु। तो बेंगलुरु की स्टेट में है, ऑब्वियसली कर्नाटका में है, तो करेक्ट आंसर वुड बी कर्नाटका, ठीक है। देखिए, विच स्टेट्स टीम केम आउट एज विनर, तो कर्नाटका में ही हुआ था, बेंगलुरु में, एंड कर्नाटका ही विनर बना था। इफ यू सी द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। और ये जो खो खो है ये एक ट्रेडिशनल इंडियन गेम है, ठीक है, ये ट्रेडिशनल इंडिया का ही आपका इंडियन गेम है, ये ट्रेडिशनल इंडियन गेम, ठीक है, विच रिक्वायर्स ग्रेट स्पीड, स्टेमिना और टीम वर्क। ये एक बहुत बढ़िया गेम है खो खो, जहाँ पे आपका एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है, आपका स्टेमिना को टेस्ट किया जाता है और बहुत स्पीड चाहिए। और ये जो टूर्नामेंट था ये कर्नाटका में ही हुआ था। अगर स्पेसिफिक बताए तो कर्नाटका में, कहाँ पे? बेंगलुरु में। तो वेन्यू को आप याद रखिएगा, ठीक है। एंड कर्नाटका इसमें जीत हासिल की थी। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कर्नाटका किस कैटेगरी में जीता था, ठीक है, तो क्या पता पूछ दे। लेट अस सी कर्नाटका की, यार मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, कर्नाटका, इफ यू सी कर्नाटका वन बॉयज टाइटल, इन्होंने बॉयज टाइटल जीता था, ठीक है, वन बॉयज टाइटल, बॉयज टाइटल को जीता था आपका, बॉयज टाइटल को जीता था वर्सेस महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र को इन्होंने हरा दिया। अगर गर्ल्स टाइटल की बात करें तो महाराष्ट्र ने जीता, महाराष्ट्र वन गर्ल्स टाइटल, याद रखिएगा, गर्ल्स टाइटल कौन जीता था? महाराष्ट्र। किसके अगेंस्ट में जीता था? इफ यू सी ओडिशा के अगेंस्ट में जीता था ये गर्ल्स टाइटल, ठीक है। तो 44th खो खो नेशनल गेम्स के बारे में इतना इंफॉर्मेशन काफी है।
तो बढ़ा जाए आगे स्टूडेंट्स। आई होप यू आर क्लियर। इफ यू आर क्लियर देन गिव मी अ थम्स अप, काइंडली गिव मी अ थम्स अप स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसी तरह से मैं आपके लिए सेशंस ऐसा लाता रहूंगा। चलिए फिर देखते हैं अगला अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द चेयरपर्सन फॉर द वेरी फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड। ठीक है, पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरपर्सन कौन था। ठीक है, इफ यू सी, देखिए थोड़ा ये से कर देते हैं। हाँ देखिए, तो क्वेश्चन पूछ रहा है हु वाज द चेयरपर्सन। चेयरपर्सन रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। ठीक है, करंट फाइनेंशियल जो फाइनेंस कमीशन बैठा है उसका चेयरमैन भी पूछा गया है उनके बारे में, तो वो आप देखिएगा। तो हु वाज द चेयरमैन फॉर द वेरी फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड। पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरपर्सन पहला मीटिंग का कौन है, इनमें से कौन है। गोविंद मोहन नहीं, राजेश सिंह नहीं, रंजन गोगोई नहीं, रंजन गोगोई तो होगा नहीं। ठीक है, देन द करेक्ट आंसर इज संजय मल्होत्रा। तो संजय मल्होत्रा जी के बारे में थोड़ा देख लिया जाए। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो संजय मल्होत्रा जी, द मीटिंग वाज चेयर्ड बाय संजय मल्होत्रा। ये कौन है, सीनियर ऑफिशियल, जनरली सेक्रेटरी लेवल के होंगे। यस, रेवेन्यू सेक्रेटरी है। ठीक है, तो ऐसा पद आपका सेक्रेटरी लेवल के लोगों को दिया जाता है। मीटिंग वाज चेयर्ड बाय संजय मल्होत्रा, ही इज वेरी सीनियर ऑफिशियल रेवेन्यू सेक्रेटरी है इंडिया के। अब पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड पीआरबी, ये है क्या, ये न्यू एंड पावरफुल ग्रुप है जो कि आरबीआई द्वारा बनाया गया है। इसका जॉब क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इनका जॉब है कंट्रोल करना और सुपरवाइज करना जितना भी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स है इंडिया में जो चल रहे हैं डिजिटल पेमेंट, जैसे कि यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, क्रेडिट कार्ड हो गया, वॉलेट्स हो गया, अलग अलग ई वॉलेट्स आप लोग भी यूज करते होंगे। तो वर्क इन इंडिया टू मेक देम सेफर फॉर यू। ठीक है, अच्छा एक और चीज इंफॉर्मेशन आप याद रख सकते हैं, जो यूपीआई है ये आपका नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है स्टूडेंट्स, यू आर एबल टू फॉलो। चलिए फिर देखते हैं अगला सवाल। चलिए, तो कौन है, कौन बने पहली महिला। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन, पहली महिला कौन बने जो चीफ सेक्रेटरी, वेस्ट बंगाल सरकार की चीफ सेक्रेटरी हिसाब से सर्व किए। सो चीफ सेक्रेटरी बनना इट्स नॉट अ वेरी लाइट थिंग, ये काफी बड़ी बात है। चीफ सेक्रेटरी बनना इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पोस्ट। अगर आपका सपना है आईएएस ऑफिसर बनना तो कैबिनेट सेक्रेटरी इज द टॉप मोस्ट। चीफ सेक्रेटरी मतलब सेक्रेटरी लेवल का पोस्ट जो है वो काफी पुराने आईएएस ऑफिसर्स को देते हैं जिनका काफी सालों का एक्सपीरियंस है। तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नंदिनी चक्रवर्ती जी। नंदिनी चक्रवर्ती जी इज द करेक्ट आंसर। हु इज द फर्स्ट वुमेन, याद रखिए ऐसा पूछ सकता है आपका, फर्स्ट, हु इज द फर्स्ट वुमेन जो कि सर्व किए एज चीफ सेक्रेटरी टू वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा देख लिया जाए। नंदिनी चक्रवर्ती, जैसा कि मैंने कहा, ये सीनियर आईएएस ऑफिसर्स को ये पोस्ट दिया जाता है जनरली। शी इज अ सीनियर आईएएस ऑफिसर फ्रॉम द 1994 बैच। देखिए 1994 बैच, जनरली 1994-6 बैच वालों को काफी अच्छा प्रमोशन हुआ है। कोई चीफ सेक्रेटरी है, कोई एडिशनल सेक्रेटरी है, लाइक दैट। तो अचीवमेंट क्या है, बिकेम द फर्स्ट एवर वुमन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ चीफ सेक्रेटरी। कहां पे, इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी क्या है, इज अ हाईएस्ट रैंकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। मैंने कहा ना चीफ सेक्रेटरी सबसे ऊपर, किसी भी स्टेट लेवल पे, कोई भी स्टेट में ये सबसे हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर है। और ये किनका हेड होता है, सारे आईएएस ऑफिसर का हेड उसी राज्य में। ठीक है, और मेन एडवाइजर टू द सीएम, ये सीएम का सबसे बड़ा जो मेन एडवाइजर्स में से एक आपका बन जाते हैं चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, एबल टू फॉलो स्टूडेंट्स। चलिए फिर देखते हैं अपना अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट। मैं थोड़ा कमेंट्स आपका खोल लेता हूं यहाँ पर। हाँ ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं अपना अगला सवाल। ओके, तो let me see the next question. चलिए we'll see the next question. Which country is planning to set a 10-year limit for the prime minister's term? ठीक है, तो कौन सा इनमें से कौन सा देश है जो प्लान कर रहा है 10 साल का लिमिट लगाने प्राइम मिनिस्टर के टर्म में, 10 साल का लिमिट लगाने प्राइम मिनिस्टर्स के टर्म में। ठीक है, इनमें से कौन सा जो कंट्री है, इसमें से कौन सा देश है
जो 10 साल का लिमिट लगाना चाहते हैं। क्या वो साउथ कोरिया, क्या वो रशिया, क्या वो मलेशिया, क्या वो इंडिया है? तो देखिए इंडिया में तो आपको पता है ऐसा कुछ आया नहीं होगा, बचता है ये 3 ऑप्शन। ठीक है, आप गेस करना चाहते हैं? डू यू वांट टू कमेंट ऑन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स? चलिए इसे ट्राई कीजिए, 3 ऑप्शन है। आई विल गिव यू सम टाइम, ठीक है, 2 मिनट देते हैं। चलिए ट्राई दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है कौन सा देश इसमें से प्लान कर रहा है 10 साल का लिमिट लगाने प्राइम मिनिस्टर के जो कार्यकाल है उसमें। ठीक है, क्या वो साउथ कोरिया, क्या वो रशिया है, क्या वो मलेशिया है? ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अच्छा, अंकनिया तायो जी बोल रहे हैं सी। ठीक है, एनीवन एल्स हु वांट्स टू ट्राई? ठीक है, तो एक मुझे सी का मिल गया है, सी का मुझे मिल गया है। एनीवन एल्स हु वांट्स टू ट्राई? गेस कीजिए स्टूडेंट्स, यू हैव 1 मिनट 15 सेकेंड्स लेफ्ट, ट्राई कीजिए। ठीक है, अब तक मुझे एक ही रिप्लाई आया। स्टूडेंट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, 59 सेकेंड्स। अच्छा चलिए फिर इतना टाइम नहीं लेते, लेट मी से द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर, यस यू आर करेक्ट मैम, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, मलेशिया इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो मलेशिया ऐसा कर क्यों रहा है? देखिए मलेशिया ऐसा क्यों कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया इज प्लानिंग टू पास अ न्यू लॉ। मलेशिया की जो सरकार है वो एक नया लॉ पास करने की कोशिश कर रही है, जो कहती है, क्या कहती है, कोई भी व्यक्ति, अ पर्सन कैन ओनली बी द प्राइम मिनिस्टर फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 10 ईयर्स। किसी कोई भी व्यक्ति 2 फुल टर्म तक ही प्रधानमंत्री हो सकता है उस देश का, 2 फुल टर्म तक, यानी 5 साल का एक टर्म होता है, तो 5 साल यानी 2 फुल टर्म्स। ठीक है, तो मैक्सिमम 10 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ये कौन लाया? जो अभी के वहां के करंट प्राइम मिनिस्टर है, इनका नाम याद रखिए, अनवर इब्राहिम जी ने। ठीक है, तो ये अर्ली 2026 में लाया गया है एज अ मेजर स्टेप टू इंप्रूव द कंट्रीज डेमोक्रेसी। इससे डेमोक्रेसी कैसे इंप्रूव होगा? देखिए, को ये किसी एक आदमी को काफी लंबा समय तक पावर होल्ड करने से रोकता है। ठीक है, ठीक है, तो इट प्रिवेंट्स वन पर्सन फ्रॉम होल्डिंग पावर फॉर टू लॉन्ग। और ये लिमिट लगा के ये एनकरेज करते हैं कि नए नए लीडर्स आए, और जिससे कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर, किसी एक इंसान पे पावर कंसंट्रेट होके ना रह जाए, और डिक्टेटरशिप ये प्रिवेंट होता है। काफी अच्छा स्टेप है। ठीक है, सो चलिए अब थोड़ा डिफेंस की बात करते हैं। ठीक है, डिफेंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, यू आर एबल टू फॉलो। चलिए अब हम थोड़ा डिफेंस रिलेटेड बातें करते हैं। ठीक है, सो डिफेंस रिलेटेड सवाल भी कई बार आपको देखने को मिलता है। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो इंडिया कोलैबोरेट किए हैं विथ विच कंट्री? किस कंट्री के साथ भारत ने कोलैबोरेट किया है ताकि वो सूर्यास्त्र जो लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर है उसे खरीद सके? किस कंट्री के साथ कोलैबोरेट किया है लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर्स खरीदने के लिए? ठीक है, कौन होगा? नॉर्थ कोरिया? ऑब्वियसली नो। ठीक है, आप इजीली गेस कर सकते हैं। ईरान तो अभी होगा नहीं, यूएई भी होगा नहीं। द करेक्ट आंसर इज इजराइल। द करेक्ट आंसर इज इजराइल। ठीक है, एनीवन स्टूडेंट्स हु आर आंसरिंग दिस? ओके, कुछ कुछ मुझे आंसर देखने को मिल रहा है। ओके, गुड गुड स्टूडेंट्स। लूसी तायोंग, ओके, अनकानिया तायो। अच्छा, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम रॉन्ग। ठीक है, आप करेक्ट कर सकते हो उसे। ठीक है, तो अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन में भूल हो जाए तो माफ कर देना। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये जो है ये आपका इजराइल के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, इंडिया हैज कोलैबोरेटेड विद इजराइल। ऑप्शंस देख के कई बार आप आंसर को गेस करके निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन कुछ कुछ आपके पता लग जाता है उससे। ठीक है, इंडिया जो कोलैबोरेट किए हैं इजराइल से ताकि वो को प्रोड्यूस कर सके सूर्यास्त्र। सूर्यास्त्र क्या है? एक लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। ठीक है, इसका गोल है ताकि हम इंडियन आर्मी का लॉन्ग रेंज आर्टिलरी फायर पावर को एनहांस कर सके। ठीक है, उसका कैपेसिटी बढ़ा सके ताकि प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी हम बॉर्डर्स में इंप्रूव कर सके। जैसे कि एक हमारा S-400 मिसाइल है, S-400 है, उसके साथ अगर सूर्यास्त्र भी जुड़ जाए जो कि एक बहुत ही पावरफुल लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, तो हमारा फायर पावर काफी और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। ये जो कोलैबोरेशन है ये आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंतर्गत आता है
फ्रॉम विच इनिशिएटिव? मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत। दिस कोलैबोरेशन फॉलोज द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव टू ट्रांसफर फॉर लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे ही किया जाएगा, ठीक है, मेंटेन भी। तो कॉम्पिटिटिव एज मिलता है इंडिया को इस केस में। कैसे एज मिलता है? इफ यू सी, अनलाइक ट्रेडिशनल सिस्टम, सूर्य अस्त्र जो है, सूर्य अस्त्र ये डिजाइन किया गया हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए एंड रैपिड डिप्लॉयमेंट इन डाइवर्स टेरेन। तो यू नो हमारा, आपको पता है, वी हैव अ नॉर्दर्न फ्रंटियर विच इज शेयर्ड विद चाइना। तो चाइना के अगेंस्ट डिप्लॉयमेंट के लिए चाहे ईस्टर्न सेक्टर हो, नॉर्दर्न सेक्टर हो, इसमें काफी कारगर सिद्ध हो सकता है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जब भी आपको ऐसा कुछ नाम मिले, ठीक है, एक आपको ट्रिक बताते हैं, ठीक है, डिफेंस रिलेटेड सवाल में, जब भी आपको ऐसा इन्वेडर्स रिलेटेड नाम मिले, जनरली ऐसा होता है, जैसे तैमूर दिल्ली को इन्वेड किया था, आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तैमूर हैड इन्वेडेड दिल्ली एंड दिल्ली को डिस्ट्रॉय कर दिए थे, ठीक है। तो जनरली हमारा दुश्मन देश कौन है? ठीक है, पड़ोसी हमारा। तो तैमूर, आप देखिए इसमें से गेस कीजिए कौन सा पड़ोसी देश ये तैमूर मिसाइल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। तैमूर एक क्या है? क्रूज मिसाइल है विच इज लॉन्च फ्रॉम, ठीक है, द एयर, हवा से लॉन्च होता है। विच नेशन डेवलप्ड इट? अब देखिए, तैमूर, बाबर, ठीक है, या इस तरह के इन्वेडर्स के नाम रखने वाला देश इज नन अदर देन पाकिस्तान, जो अपने मिसाइल का नाम इंडिया के इन्वेडर्स के ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं इसे। तो तैमूर इज अ क्रूज मिसाइल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो तैमूर क्या है? एक एडवांस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, हवा से लॉन्च किया जाता है इस मिसाइल को, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जिसका नाम है तैमूर, ठीक है, डिजाइन फॉर प्रिसीजन स्ट्राइक। अब क्रूज मिसाइल क्या होता है? बहुत फास्ट होते हैं। जैसे इंडिया का एक क्रूज मिसाइल है आपका ब्रह्मोस, याद रखिएगा, जो रशियन कोलैबोरेशन के साथ हमने बनाया है। ये क्रूज मिसाइल जनरली डिजाइंड ऐसे होते हैं कि ये रडार से डिटेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, इजीली डिटेक्ट नहीं होते। इज स्पेसिफिकली इंटीग्रेटेड विद द GF-17 थंडर फाइटर जेट। सो GF-17 जो थंडर फाइटर जेट है पाकिस्तान का, उसमें इंटीग्रेट किया जाता है ताकि स्टैंड ऑफ रेंज कैपेबिलिटीज बढ़ाया जा सके। तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। कैपेबिलिटीज देखिए, स्टेल्थ फीचर है, लो ऑल्टीट्यूड फ्लाइट, थोड़ा नीचे से जाता है, एनिमी रडार को चकमा दे देता है, जैसा कि मैंने कहा। एंड एक और चीज है, ये पाकिस्तान का एयर टू सरफेस स्ट्राइक पावर को बढ़ाता है, अलाउइंग टारगेट्स टू बी एनकरेज फ्रॉम अ सिग्निफिकेंट डिस्टेंस, ठीक है, काफी दूर से इसे स्ट्राइक किया जा सकता है। ओके ओके, चलिए, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। कौन से शहर में सिद्धा डे सेलिब्रेशन रिसेंटली मनाया गया था? तो वी कैन से 9th सिद्धा डे सेलिब्रेशन रिसेंटली हुआ था। कहाँ हुआ था? कौन से शहर में सिद्धा डे सेलिब्रेशन किए गए थे? क्या वो मुंबई है? नहीं। क्या वो जयपुर है? नहीं। क्या वो दिल्ली है? नहीं। करेक्ट आंसर इज चेन्नई, ठीक है, साउथ में किए गए हैं। तो लेट अस सी क्या है 9th सिद्धा डे जो है, 9th सिद्धा दिवस या सिद्धा डे, इसमें होता क्या है? लेट अस सी। चेन्नई में किया गया था 9th सिद्धा डे was celebrated on January 6, 2026, 6 तारीख को जनवरी का। So this question becomes important. Very recently this has been conducted, ठीक है। If you see students, online students, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, हाँ। तो सिद्धा डे सेलिब्रेट किया गया था जनवरी 6, 2026 में। इसका थीम याद रखिएगा, इसका थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है, थीम इज इंपॉर्टेंट। क्या है? सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ। तो सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ इज द थीम ऑफ सिद्धा डे, ठीक है, सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ। ये क्या करता है? एंशिएंट तमिल मेडिकल सिस्टम को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करने की काम करता है। इनोग्रेट इसे किसने किया था? इनोग्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष मिनिस्ट्री ने इनोग्रेट किया था ये सेलिब्रेशन टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सेज अगस्त्य। तो सेज अगस्त्य जी ने ही साउथ इंडिया में संस्कृत को लेके गया था, एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ सिद्ध मेडिसिन। याद रखिए, जो अगस्त्य ऋषि है, अगस्त्य जो ऋषि है, इनको फादर ऑफ सिद्ध मेडिसिन भी कहते हैं, और ही वाज द सेज हु टुक संस्कृत इन सदर्न इंडिया, ठीक है। इवेंट्स इसमें क्या क्या था? सेमिनार होता है, स्पेशल पूजा होता है वगैरह, अवेयरनेस कैंपेन फॉर होलिस्टिक हेल्थ, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं फिर अगला सवाल। ओके, तो APSSB CGL कांस्टेबल बैच शुरू हो गया है, ठीक है। चलिए 24वां क्वेश्चन, इफ वी सी 24वां क्वेश्चन देखते हैं। द संस्कार शाला इनिशिएटिव फॉर वैल्यूएबल लर्निंग वाज लॉन्च बाय द गवर्नर ऑफ विच स्टेट, ठीक है। संस्कार शाला इनिशिएटिव फॉर वैल्यू बेस्ड लर्निंग, सॉरी नॉट वैल्यूएबल लर्निंग, वैल्यू बेस्ड लर्निंग को लॉन्च किया था किस राज्य सरकार के गवर्नर ने? तो ये जो संस्कार शाला, संस्कार मतलब क्या? वैल्यूज,
संस्कारशाला यानी कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ पे कैरेक्टर बिल्डिंग, ठीक है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा, मॉडर्न लर्निंग पे फोकस किया जाएगा। तो ये किस राज्य का इनिशिएटिव है? मेघालय का नहीं है। देखिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का ही ऑप्शन है, नॉर्थ ईस्ट के। तो रिसेंटली एक आसाम में आपका गवर्नर चेंज हुआ था और उन्होंने ही इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, ठीक है। तो गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी के टाइम में ये लॉन्च हुआ है। तो देखिए द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज संस्कारशाला इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय असम। तो द गवर्नर ऑफ असम लॉन्च दिस इनिशिएटिव टू प्रमोट वैल्यू बेस्ड लर्निंग। जैसा कि मैंने कहा, वैल्यू बेस्ड लर्निंग, मॉरल लर्निंग, टारगेट स्कूल स्टूडेंट्स में, ताकि मॉरल वैल्यूज लाया जा सके, एथिक्स, अच्छा बुरा का समझ सिखाया जा सके, कल्चरल अवेयरनेस कराया जा सके, ठीक है, कल्चरली दे बिकम अवेयर, ठीक है, अलोंग साइड रेगुलर एकेडमिक्स। सिर्फ पढ़ने लिखने से नहीं होता है, हमारे अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग भी होना चाहिए, एथिक्स हमें सिखाना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव विच हैज बीन इनिशिएटेड, ठीक है। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बना सके, ठीक है। कैरेक्टर इज द हाईएस्ट वर्च्यू कहते हैं ना, ठीक है। तो कैरेक्टर इज द हाईएस्ट वर्च्यू। सो ताकि बिल्ड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, ताकि हम, देखिए ये जो यूथ है ये कल के नागरिक बनेंगे, कल को वोट देंगे, सरकार चुनेंगे। तो डेट इज वाई दिस हैज बीन इम्पोर्टेंट। इम्प्लीमेंटेशन स्पेशल सेशन इन इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स डिजाइन है ताकि संस्कार, वैल्यूज को डेली स्कूल करिकुलम में इंक्लूड किया जा सके, ठीक है। तो चलिए, तो आज का आखिरी सवाल देखते हैं स्टूडेंट्स। विच स्टेट इज सेट टू स्टार्ट रनिंग इंडिया फर्स्ट ट्रेन? देखिए इनमें से कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है जो कि इंडिया का, भारत का पहला ट्रेन जो कि हाइड्रोजन से चलेगा, पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लॉन्च करने वाला कौन सा स्टेट है, ठीक है। कौन सा स्टेट है हाइड्रोजन पावर ट्रेन स्टार्ट करने वाला? डू यू वांट टू ट्राई स्टूडेंट्स? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सो इफ यू सी द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज हरियाणा, ठीक है। चलिए, हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम इस सेशन को आज यहीं रखते हैं। चलिए, तो देखते हैं हरियाणा जो ट्रेन का रूट है। देखिए थोड़ा कुछ फैक्ट्स आपको और एडिशनल दिखने हैं। हरियाणा में स्टार्ट होगा फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन, इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन टू रन ऑन द जिंद सोनीपत रूट। जिंद सोनीपत रूट 89 से 90 किलोमीटर है, हरियाणा में है। डेडिकेटेड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भी एस्टेब्लिश किया गया है जिंद में टू फ्यूल द ट्रेन, इस ट्रेन को चलाने के लिए। इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्नोलॉजी यूज करता है। अब हाइड्रोजन ट्रेन का फायदे क्या है? ऑब्वियसली दिस इज इको फ्रेंडली, ठीक है, इको फ्रेंडली है, ठीक है। तो ये ट्रेन क्या हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स यूज करेगा, ओनली वाटर वेपर, स्टीम रिलीज होगा, जीरो एमिशन होगा। ये एक जीरो एमिशन के लिए बढ़िया इनिशिएटिव है। ये ट्रेन को किसने मैन्युफैक्चर किया है? मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटीग्रल कोच फैसिलिटी आईसीएफ चेन्नई, ठीक है, अंडर हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज इनिशिएटिव। याद रखिए ये जो आईसीएफ चेन्नई है यही इंडिया का फास्टेस्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो वंदे भारत है, इसको भी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने ही बनाया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। सो थोड़ा लंबा चल गया सेशन। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप इस सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व किए, आपने साथ दिया, कई सारे स्टूडेंट्स, आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने आंसर भी किया है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच। ऐसे ही रिवाइज करते रहिए और एग्जाम का प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।